नमस्कार मित्रों, अभिवादन आप सभी का और गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज कनाडा से आप सबकी जानी-मानी शख्सियत और ज़बरदस्त मीडिया पर्सनैलिटी, मेरे मतलब किसी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हो, ताहिर गोरा साहब। और ताहिर गोरा साहब सिर्फ मीडिया पर्सनैलिटी ही नहीं है, मैं उनको एक ऑथर के तौर पे भी जानता हूँ। वो एक राइटर भी हैं और पब्लिश हुए हैं बाकायदा हमारे यहाँ भी। तो आप समझ सकते हैं कि और उनकी पकड़ जो हमारी भारतीय राजनीति में यहाँ पर तमाम लोगों से वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल टॉप लेवल पर। दूसरी तरफ कनाडा की जो राजनीति में उनकी जो पकड़ है, उसका कहना है क्या वो खुद चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहाँ की राजनीति में पूरी तरह से रंगे बसे हैं और वहीं पर बासिंदा हैं। याद रहे, वो कैनेडियन सिटीजन है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि वो कैनेडियन सिटीजन है, उनकी कोई दोहरी शहरियत नहीं है। तो ताहिर भाई, वेलकम टू टू द चैनल। और आपसे ये सेलिब्रेशन है, आज की जो मुलाकात है, ये आपसे सेलिब्रेशन है इन पिछले 10, 12, 15 साल की जो हमारे संबंध है उनकी। ताहिर भाई, आपसे जानना ये था कि ये जो पिछले दिनों जो जो बैसाखी डे या जो भी मनाया गया कनाडा में, जिसमें ट्रूडो साहब ने शिरकत की, अपोजिशन लीडर ने भी शिरकत की और वहां पर नारेबाजी भी हुई, आपने देखा। आप इस सारी घटना को इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ खालिस्तान के नारे लगाए गए, इस बैकग्राउंड में आप उसको, इस रेफरेंस में रादर, कैसे देखते हैं? देखिए, कनाडा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगते रहते हैं। हजारों लोग हैं जो खालिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ कनाडा में जुड़े हुए हैं। उनका तो कहना है हम्म, लाखों लोग हैं, लेकिन चलिए कनाडा में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सिख बहन भाई हैं वो ओवर 1 मिलियन होंगे। कहा ऑफिशियली जाता है 8 लाख, लेकिन स्टूडेंट्स हम्म, बहुत आया है। तो उनमें से जो अक्सरियत है वो तो भारत के साथ है, प्रो भारत है वो लोग। तो इस सारी इस सिचुएशन में जो नारे लगाने वाले हैं वो चंद सौ होते हैं, और उनमें से हम्म, नारे तो 4-5 ही लगाते हैं, बाकी 500 तालियां बजाते हैं। जो थोड़ी अनयूजुअल बात थी वो ये थी कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये नारे लगे। ये बहुत जी, अनयूजुअल बात है, क्योंकि उनके नारे लगना ये सब कुछ तो चलता रहता है। अब जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, मुझे ये पता है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में नारे वो नहीं लग सकते जो वो नहीं चाहेंगे। अगर उनकी सही, मर्जी के खिलाफ अगर कोई नारे लगा देते हैं, प्रोटेस्टर आ जाते हैं समटाइम, तो वो अगर लगा देंगे नारे, क्योंकि वहां पे कोई प्रोटेस्टर नहीं थे, ये बात याद रखनी होगी। उन्होंने प्राइम सही, मिनिस्टर को इनवाइट किया हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उनके गेस्ट थे और वो हम्म, खुशी का इजहार कर रहे थे। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं बेशक। था। अच्छा, अगर कोई हम्म, प्रोटेस्ट में भी इस तरह की बात कर देता है, तो फिर सिक्योरिटी क्या करती है? प्राइम मिनिस्टर को निकाल के ले जाती है, या फिर हम्म, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन किया जाता है। ये लोग तो प्रोटेस्टर नहीं थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया हुआ था, ये तो खुशी का मौका था, और उन्होंने हम्म, उसको अपनी खुशी मनाते हुए खालिस्तान जिंदाबाद कहा प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में। खालिस्तान जिंदाबाद की बिल्कुल। बात तो यहाँ बहुत होती हम्म, रहती है, गाड़ियों पे लिखा हुआ है, परचम उनके लहरा रहे होते हैं, वो सब चल रहा होता हम्म, है। अच्छा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री के सामने ये बात करना, अच्छा फिर उससे ज्यादा जो अनयूजुअल बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई फर्म एटीट्यूड नहीं दिखाया, उस पर मुस्कुराए, मुस्कुराए। ठीक है, ठीक ठाक जी। मुस्कुराए, उसको हम्म, एंडोर्स, ठीक है। तो इससे मैसेज भारत को ये मिलता है, बल्कि पूरी दुनिया को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज एंडोर्सिंग यस, separatist ideology in India, is endorsing separation of India या यस, dismemberment of India। अच्छा, एज ए वेरी ट्रू। कैनेडियन मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है, बिकॉज भारत में तो मुझे ये पता है कि खालिस्तान का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मेरे लिए बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी शौक की बात है कि मेरा, जैसे आपने परिचय में कहा, मेरे पास एक ही सिटीजनशिप है। मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स कभी रिन्यू नहीं करवाए जब से मैं कनाडा में आया, 25 साल हो गए। और मैंने उनसे कहा हम्म, हुआ है कि सिटीजनशिप का कोई खाता वाता अगर है भी आपके पास तो खत्म करो, आई हम्म, नो लॉन्गर नीड योर सिटीजनशिप। हम्म, 25 साल से मैं कनाडा हूं, आई नेवर स्टेप बैक, ठीक है। नेवर मैं लुक भारत बैक। हर मैं भारत हर साल आता हूँ, मैं यूरोप हम्म, जाता हूँ, साल में 2-2 बार जाता हूँ। अमेरिका हम्म, मेरे लिए जैसे कनाडा है इसी तरह मेरा, मुझे फील होता है मेरा देश है।
मैं समटाइम बिल्कुल। महीने में 2-2 3-3 बार जाता हूँ। मेरे घर से 45 मिनट के फासले पे नियाग्रा फॉल जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ अमेरिका है। तो क्या बात है! आई ओनली होल्ड कैनेडियन पासपोर्ट। यही मेरी सिटीजनशिप है। मैंने कनाडा में इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, फेडरल इलेक्शन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं कनाडा की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हूँ, आज भी हूँ मैं। तो मेरे लिए ये बड़े शौक की जो है वो का है ये एक मोमेंट कि मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर, जिससे मैं एग्री नहीं करता बिकॉज मेरा उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, कोई भी हो, मेरी पार्टी के ना भी हो, मैं उनके मैंडेट को रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज वो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर है। ट्रूडो साहब मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर है। मैं ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं समझूंगा कि ट्रूडो साहब पे कोई खामखा उनके खिलाफ कोई अननेसेसरी बातचीत करे, बट बिकॉज वो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करूंगा कि मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश की डिसमेंबरमेंट को एंडोर्स कर रहा हो जिस तरह उसने किया है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ कैनेडियन समाज, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एज अ कैनेडियन, प्योर कैनेडियन, मैं बहुत दुखी हुआ हूं कि ये ट्रूडो ने क्या किया है। बिकॉज मेरा कनाडा ये सिखाता है कि अगर हमारी राजनीति वाले लोग गलत करेंगे तो हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे। सही, और ठीक, बिल्कुल। मैंने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के हवाले से सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। Unfortunately, I could never agree with his most of policies. Unfortunately, ये जो काम कर दिया ट्रूडो ने, ये काफी बुरा काम किया, एक बुरी प्रेसिडेंट सेट की है। ट्रूडो ने ये जो काम किया है, ये मुझे याद दिलाता है वो जो कॉलोनियल मास्टर्स होते थे ना, कि कोई डिवाइड एंड रूल वाली कोई बात हो रही है तो मुस्कुरा के आशीर्वाद कि यस यस there you go, you know, this kind of a gesture Trudeau. Very ताहिर shocking. भाई, मैं इस सारी बात को बिल्कुल शॉकिंग इट वाज ताहिर भाई, मैं इस सारी बात को थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ। आप अगर 80s का टाइम याद करें, जब खालिस्तान मूवमेंट हिंदुस्तान में चलाने की बात हुई थी, आपको मालूम है वो कौन फ्यूल कर रहा था उस सारी की सारी मूवमेंट को। मगर उसी वक्त एक और इंसिडेंट हुआ था, और जैसे शायद 9/11 से पहले का वो सबसे बड़ा सिविल एविएशन का आप कह सकते हैं टेररिज्म का एक्ट था, व्हिच वाज कनिष्का बॉम्बिंग। आप बताएं, मतलब उस वक्त के जो कल्प्रिट थे उसके, वो सारे वहां मौजूद थे, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ कभी भी उस तरह से जिसका कोई 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 प्रॉपर लगे कि हाँ उन्होंने कोई एक्शन लिया है। एक दूसरा ये कि अभी भी जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं और कोई एक्शन नहीं होता है, चाहे बात निज़र की हो, निज़र की जिस तरह से उसको सिटीजनशिप दी गई थी, आई मीन वो भी एक क्वेश्चनेबल आइटम है कि विदिन विदिन कनाडा जो है डिपार्टमेंट्स उसको रिजेक्ट कर रहे थे उसकी एप्लीकेशन को, और फाइनली एक दिन एक्सेप्ट हो गई, न जाने कैसे रीजंस, कुछ पता नहीं किसी को। दूसरी तरफ आप पन्नू को देख लें। मेरा मतलब, जब ये वेस्टर्न सोसाइटीज या जो हमारी फेलो डेमोक्रेसीज हैं, वी प्राइडली कॉल आवरसेल्व्स सिस्टर डेमोक्रेसीज सारे के सारे, आप ये देखें जब वो एक्शन नहीं लेते इन एक्शंस पर, और तो और ये डिसमेंबरमेंट को जो है सपोर्ट करते हैं, और और इतिहास हिस्ट्री भरी हुई है इंसिडेंट से, जहां पर इन्हीं डेमोक्रेसी ने अपने कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए लॉज भी बनाए हैं, दूसरों के लॉज को रेनिग्रेट भी किया है, डेनिग्रेट भी किया है कि भाई हमें अपने कल्प्रिट चाहिए। आप ये देखिए, फिर ये कैसे अगर फॉर वन मोमेंट ये माना जाए कि किसी निजर को किसी ने मारा या कैसे किया, मैं कतई नहीं इसका सपोर्ट करता, लेकिन क्या आप उन ऐसे लोगों को, ऐसे कल्प्रिट्स को रख के किस कॉज की सपोर्ट कर रहे हैं? बाय आप आई मीन द स्टेट। जी, देखिए, ये जो खालिस्तान की आइडियोलॉजी का इशू है कनाडा में, बहुत पुराना चला आ रहा है। आपने 9/11 से पहले जो एयर एविएशन की सबसे बड़ी टेररिज्म है जिसका सफरर कनाडा था उसकी बात की। मैंने एक बार कनाडा के एक ब्यूरोक्रेट से मेरी ऐसे चाय पे गपशप हो रही थी, तो बड़े हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट थे। तो मैंने उनसे कहा कुछ साल पहले, मैंने कहा कि
चूंकि उसमें एयर इंडिया की फ्लाइट गिरी थी और उसमें ज्यादातर जो लोग मरे थे वो इंडियन बैकग्राउंड के कैनेडियंस थे, तो इसलिए आपको चिंता कम है। अगर ये एयर कनाडा की फ्लाइट होती और उसमें ज्यादा वाइट्स होते तो फिर आपके लिए ज्यादा चिंता होनी थी। तो उस ब्यूरोक्रेट ने, जो खुद भी वाइट थे, जो मेरे दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं करूँ कभी भी लूंगा उनका, तो उन्होंने वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि तुम शायद गलत नहीं कहते। ठीक है, अच्छा, ये कुछ साल पहले की बात है। वो मेरे आज भी मित्र हैं, वो आज भी बहुत बड़ी पोस्ट पे है। ठीक है, तो मतलब ये जब उनको एहसास दिलाया मैंने, उन्होंने कहा कि अगर ये एयर इंडिया की बजाय एयर कनाडा की फ्लाइट होती, अगर ये इंडियन ओरिजिन के कैनेडियंस की बजाय वाइट कैनेडियंस होते, तो फिर आपका डिफरेंट रिएक्शन होना था, इन्वेस्टिगेशन में भी, कल्प्रेट्स को सजा देने में। इसकी एक लंबी, आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस केस की, कुछ 26 साल, सॉरी मतलब 26 साल तो क्या लंबे हुई, और कुछ 26 मिलियन उस वक्त, बड़े 26 मिलियन बहुत बड़ी रकम थी, रकम होती थी, मतलब बिल्कुल। आज भी बड़ी रकम है, लेकिन वो मतलब उस वक्त तो बहुत बड़ी रकम थी। वो सब हुए और वो एक आध आदमी शायद पिन पॉइंट किया गया। खैर चलिए चलिए, मैं कहता हूँ आप उसको भी छोड़िए। मेरे लिए एज अ कैनेडियन व्हाट इज कंसर्निंग टुडे, वो ये है कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, खालिस्तान जिंदाबाद का किसी ने फ्लैग लगाया हो, एज कैनेडियन लॉ मेरा कोई इशू नहीं है, ठीक है वो सही। लेकिन जब मैं किसी की गाड़ी में, मेरे आगे जा रही है गाड़ी, पीछे जा रही है, मतलब तो मैं देखता हूँ क्लाशनिकोव की लगी हुई है कि हम फ्रीडम लेके आए। तो मेरा मसला इंडिया नहीं है, इंडिया अपने मसले खुद हल करना जानता है। एज कैनेडियन मेरा सही। मसला कि ये मेरे देश में क्या हो रहा है। मेरे देश में वायलेंस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म को एंडोर्समेंट मिल रही है। मैं तो अपनी गाड़ी पे क्लाशनिकोव लगा के या किसी को मार देने की धमकी लगा के निकलूंगा तो पुलिस मुझे चार्ज कर लेगी। कनाडा की राइट। पुलिस मुझे चार्ज कर सकती है किसी की शिकायत पे। खुद भी अगर पुलिस की कोई गाड़ी देखेगी, अब जब सड़क पे मैं गाड़ियां देख रहा हूँ इस तरह आ जा रही हैं, पुलिस की गाड़ियां भी तो आ जा रही होती है ना सड़क पे, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा, वो तो पुलिस के पास इस तरह का खुद एक, जैसे सुओ मोटो होता है एक्शन, उसका अख्तियार होता है। अगर मैं किसी किस्म की हेट्रेड, वायलेंस या ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म कर रहा हूं तो आई कुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, लेकिन लेकिन अच्छा, उनको स्टॉप नहीं किया जा रहा। चलिए, उससे मेरा देश खराब हो रहा है। मेरा ऑफिस जो है वो भले से वो अपने पंजाबी इलाके में है। जब मैं पंजाबी कहता हूँ तो मेरे जो पंजाबी सिख बहन भाई हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो मेरे साथ सहमत है। ये भी मैं आपको बात, जो जो सिख बहन भाइयों की अक्सरियत जो है ना, वो मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरा तो उठना बैठना उनके साथ है। वो भी इसी दुखड़े का इजहार करते हैं जिस दुखड़े का मैं करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने गांव, जहां मैं रहता हूँ, वो कंट्री साइड है, वहां पे कोट अनकोट सारे वाइट्स रहते हैं। वो इतने तंग है कि ये क्या हो रहा है भाई हमारे मुल्क में। ठीक है, इसीलिए ट्रूडो की जो उसका है ना, वो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी पे इस वक्त मौजूद है। मोस्ट कैनेडियंस डू नॉट वांट टू री-इलेक्ट हिम। अगर आज इलेक्शन हो जाए, पोल जो हमें बताते हैं उसकी 24% है। जो हमारा कंजर्वेटिव का इस वक्त अपोजिशन लीडर, इसके 42% है उसकी अप्रूवल रेट। ठीक है, तो ये जो आपका ये बुनियादी सवाल कि आफ्टर ऑल क्या इसको कोई कनाडा का सिस्टम फैसिलिटेट कर रहा है, मैं ये तो कह सकता हूं कि कनाडा की ये जो सरकार है, कोलिशन सरकार, ये फैसिलिटेट कर रही है, जिसमें ट्रूडो हिमसेल्फ और इसका कोलिशन पार्टनर जगमीत सिंह वो कर रहे। अच्छा सर, मैं नहीं कह रहा, सिख मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो पास में रहे हैं, एक थे हमारे लॉयर दोस्त थे जो जो लिबरल सरकार से सिख मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने कह दिया, ओपनली कहा एक इंटरव्यू में कि बदकिस्मती से मेरे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के आसपास खालिस्तानी लोग हैं, उसको पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, एक और हमारे इंडियन बैकग्राउंड के एमपी हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो बेचारे जो लिबरल सरकार से हैं, वो ट्वीट भी देते रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और सर पे बेचारे अपना वो जिसे कहते हैं ना हाथ रख के सोचते हैं कि भाई मैं कहाँ फंस गया।
अच्छा, हम्म इस सारे से एक बात ज़हन में रखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है महेश भाई, इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे मेरे देश हम्म कनाडा पड़ रहा है। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में, अपने व्लॉग्स में, अपनी टॉक्स में कहा है कि इंडिया जब ये 80s में हुआ था प्रॉब्लम, जो जाहिर है अभी आपने उसका पीछे भी दिया, जो मैं आज भी समझता हूँ, मैं सिद्धू साहब की किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी से काफ़ी एग्री करता हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो भारत की राजनीति थी उसमें ये हवा खड़ा किया गया था। और जो भी हुआ, दुनिया की बिल्कुल राजनीति में हर जगह कुछ ना कुछ मैस होता रहता है, ये एक मैस था। फिर जी, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट बिल्कुल किया, फिर ज़ाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस चक्कर में ऑन बोर्ड आ जाती है, क्योंकि इंडिया को हम्म एक सॉर्ट ऑफ सुपर पावर तो कोई भी नहीं देखना चाहेगा ना। सही वेस्ट चाहेगा कि इंडिया मतलब उनका पार्टनर भी रहे, मगर उसकी उनकी मर्जी से चलता रहे, उनकी मर्जी से हम्म बाहर। ठीक है, तो इस हम्म सारी सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल सीन है वो भी इसका है, फिर ट्रूडो की पॉलिटिकल कंजम्पशन है इस पे, वो यही समझता है। ठीक है, उसको जगमीत का भी साथ चाहिए, उसको खालिस्तानियों को वोट चाहिए। अच्छा, उसका ये ख्याल है, नाइविटी ये है, उसका ये ख्याल है हम्म कि मैं अगर खालिस्तान की आइडियोलॉजी को इंडोर्स करूंगा तो वो जो 800,000 या 1 मिलियन जो सिख रहते हैं वो मुझे वोट देंगे। सिक्स है वो उनकी अक्सरियत इसको वोट नहीं देगी। रिजेक्ट करती है ठीक है, हम्म उनकी अक्सरियत, इवन जो मतलब खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनमें भी बहुत हार्ड कोर के एलिमेंट्स थोड़े हैं, बाकी सिर्फ आइडियोलॉजी वाले हैं। जो हम्म खालिस्तानी सपोर्टर या सिंपैथाइजर्स भी हैं, मैं वो भी दावे से कहता हूँ, हम्म उनकी अक्सरियत भी परहैप्स वोट देगी कंजर्वेटिव पार्टी को, क्योंकि आगे हम्म कंजर्वेटिव पार्टी की हवा चल रही है, उनके अपने उन सिंपैथाइजर्स के अपने कैंडिडेट्स कंजर्वेटिव पार्टी में भी बैठे हुए हैं। तो ट्रूडो क्यों ये इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि जब इसको वोट भी नहीं मिलने इनसे, हम्म ठीक है, हम्म फिर भी ये ब्लंडर कर रहा हम्म है। इसलिए कर रहे हैं कि ही इज अ वेरी नाइव, वेरी वीक पॉलिटिशियन एट दिस मोमेंट, बट ही इज अ वेरी कनिंग टू। मैं ये भी मानता हूं कि वो बहुत कनिंग है। तो इस सारी सिचुएशन में, इस इस मैसी मैसी सिचुएशन, भारत के साथ तल्लुकात कनाडा के खराब होने का, कनाडा को बहुत नुकसान है। हमारी बहुत ग्रेन्स, जो हमारा सस्कैचुआन का प्रोविंस है, मैनिटोबा का है, वहां से हमारी बहुत एक्सपोर्ट है कनाडा की भारत को। जी भारत के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है, जो बहुत जी इफेक्ट हुआ जब से ये ताल्लुकात खराब हुए हैं। और इट लुक्स लाइक कि हम्म ये ताल्लुकात जल्दी हील होते मुझे नजर नहीं आ रहे। एक और बात जो मुझे जो मैं जस्ट एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ या इवन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताहिर भाई, कि आपने एक बीच में जिक्र किया कि जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस है या ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म है, वो एज पर लॉ वैलिड नहीं है कनाडा में। बट ऐसे में जब इस तरह के इवेंट होते हैं जहां पर आप डिसमेंबरमेंट ऑफ अ कंट्री की को ले जा रहे हो, कलाशनिकोव को ले जा रहे हो, या इंदिरा गांधी के स्टैचू को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो ऐसे ये क्या ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म में नहीं आता है, उसके जुमरे में नहीं आता है कनाडा में? देखिए, इनमें कुछ चीजें ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म है, कुछ ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म में नहीं है। जैसे अलग देश बनाने की बात है, यहाँ पे बलूचिस्तान के कुछ लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी बलूचिस्तान के, हम्म, जो मतलब पाकिस्तानी बलूचिस्तान जी तो नहीं कहना चाहिए, वो बेचारे, तो वो आवाज उठाते रहते हैं हमारा अलग देश होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हम्म जुल्म होता है, वो ठीक है। इवन इट सेल्फ इन हम्म विद इन कैनेडा, क्यूबेक वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी पार्लियामेंट के अंदर 20 से ज्यादा सीटें हैं, वो कहते हैं जब भी हमें मौका हम्म, मिलेगा हम क्यूबेक को कनाडा से अलग कर लेंगे। यानी ओके डिसमेंबरमेंट की बात तो कनाडा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर होती रहती है। ओके ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डन ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ठीक है इसको मैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म नहीं कहता। ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म क्या है? सही बंदूक उठाना, ठीक है, या जैसे इंदिरा गांधी के मुजस्मे पे वो रंग, खून वाला रंग फेंकना, ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म है। ठीक है, तो इन पर एक्शन ये क्या होता है? है जी। अच्छा, उसमें कोई एक्शन नहीं हो तो उसको भी अनफॉर्चुनेटली या तो दबा दिया जाता है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह दिया जाता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पे फाइन लाइन आती है। आप कहेंगे कि एक अलग देश बनेगा, वो तो खुद कनाडा में एक प्रोविंस वाले कह रहे हैं हम अलग देश बनाएंगे भाई। ठीक है, वो रेफरेंडम भी करवाया था कुछ साल पहले, मेरे ख्याल 26-27 साल पहले, वट एवर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जिसमें वो हम्म 1% से हम्म हारे।
ये भी याद रखिए। अगर 1% वोट इधर पड़ जाता तो कनाडा डिसमेंबर हो जाना था। अच्छा, ये एक हमारी ग्रेट फ्रीडम वैल्यू है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। उस पार्टी के ब्लॉक क्यूबिकॉस की आज भी 20 से ज्यादा फेडरल पार्लियामेंट में सीटें हैं। जो उनका प्रोविंस है क्यूबेक, उसमें भी उनकी अच्छी खासी सीटें हैं, और वो उनका एक ही एजेंडा है कि हमने क्यूबेक को अलग करना है, डिसमेंबर करना है। ठीक है। उस रीत रवायत में कनाडा का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, सिर्फ ट्रूडो की बात नहीं, मुझे कहते हैं जब हम अपने देश के अंदर इस बात को बर्दाश्त करते हैं तो दूसरों के देशों के अगर कोई इश्यूज हैं, बलोचिस्तान की कोई बात करता है, खालिस्तान तो खैर बहुत बड़ी बात करने वाले लोग हैं, तो वो कहते हैं जब ये बात करते हैं तो ठीक है। अच्छा, मैं भी किसको कहता हूँ ठीक है, ठीक है, चलिए ये बिल्कुल ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। लेकिन जब देखिए, जब ट्रूडो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश की डिसमेंबरमेंट को एंडोर्स करेगा मुस्कुरा के, तब वो इशू होता है। तब क्या होता है? तब होता है फॉरेन इंटरफेरेंस। एज कैनेडियन मेरा क्या कंसर्न है, हम बात कनाडा में करते हैं जी कि हमारे अंदर चाइना की इंटरफेरेंस है, हमारे अंदर रशिया की इंटरफेरेंस है। अभी हमारी कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया की भी कुछ पॉसिबल इंटरफेरेंस है और पाकिस्तान की भी पॉसिबल इंटरफेरेंस है। ठीक है, अगर हम बाहर की फॉरेन इंटरफेरेंस से कंसर्न है तो फिर जो कनाडा की फॉरेन इंटरफेरेंस इन अदर वर्ल्ड है वो भी मसला है। ठीक है ना, यानी हमें भी तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ना, अगर हम चाहते हैं कि कोई कनाडा के इश्यूज के अंदर इंटरफेयर ना करे। अच्छा, फिर यहां से जो खालिस्तानी जो लोग भी हैं वो आफ्टर ऑल है तो आप कैनेडियन। अगर वो वहां पे भारत में पैसा भेजेंगे, भारत में कोई सपोर्ट भेजेंगे जी कि खालिस्तान अलग होना चाहिए, तो वो कैनेडियन इंटरफेरेंस बनेगी वहां पे, बिकॉज दे आर कैनेडियंस। एक तो ये है कि खालिस्तानी जो यहाँ के है कनाडा के, वो कैनेडियन है, वो भारत में कुछ भी करेंगे भारत के हवाले से तो वो फॉरेन इंटरफेरेंस करेंगे। और अगर उसको कैनेडियन सरकार और हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर उसको एंडोर्स कर देता है और उसके बाद कोई उसकी स्टेटमेंट नहीं आती, कोई ट्वीट नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि ये तो पक्की कैनेडियन फॉरेन इंटरफेरेंस है, जो एज अ कैनेडियन मेरे लिए बहुत दुख का मुकाम है। आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे अंदर इंटरफेरेंस ना करें तो हमें कैसे हक हासिल है कि हम दूसरों के अंदर इंटरफेरेंस करें। हमें भी तो अपने मॉरलिटी वैल्यूज को, लॉज को, स्टैंडर्ड्स को उतना ही हाई रखना है अपने लिए भी जो हम दूसरों के लिए रखते हैं। तो ये इशू है, तो ये फर्क है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म। सही, लेकिन ताहिर भाई ऐसे में अगर मोरालिटी इन जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो आप ये देखें कि कैसे होता है कि एक आदमी जिसको एक पर्टिकुलर स्टेट टेररिस्ट मानता है और उसको दुनिया में ढूंढ रहा है, उसके लिए लुकआउट नोटिस इशू हुए हैं, उसको अगर यूएस पाकिस्तान में जाके मारता है और फिर उसको बाकायदा सेलिब्रेट करता है, ग्लोरीफाई करता है, दुनिया सेलिब्रेट करती है। वहीं आप उसी तरह के एक दूसरे टेररिस्ट को जो हमको रोज थ्रेटन कर रहा है, कभी हमारी पार्लियामेंट को, कभी हमारे हवाई जहाज़ों को उड़ाने की बात कर रहा है, और वो उसको आप लेकर बैठे हुए हैं और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट बिकॉज़ ही हैज़ आवर सिटीजनशिप। हाउ डज़ इट मेक सेंस एंड व्हाट इज़ देन मोरालिटी इन जियोपॉलिटिक्स? द सेम अप्लाइज फॉर नेचर। देखिए, इसमें क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसामा बिन लादेन या हाफिज सईद या अब देखिए, भारत हाफिज सईद के हवाले से कह रहा है टेररिस्ट है। दुनिया ने तभी कहा जब अमेरिका ने भी कहा कि हाँ ये टेररिस्ट है। जब अमेरिका ने अपनी टेररिस्ट लिस्ट, वॉच लिस्ट में डाला तो वो टेररिस्ट बना। इसी तरह जिनको भारत टेररिस्ट समझता है कि ये लोग खालिस्तानी मूवमेंट के उन भारत की नजर में टेररिस्ट हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे फ्रैंकली मैं ये कहूंगा कि भारत आज तक मनवा नहीं सका दुनिया से। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। ये टेररिस्ट सिर्फ भारत के डिक्लेयर किए हुए हैं, भले से ये टेररिस्ट हैं, नहीं है, आधे हैं, पूरे हैं, पौने हैं, व्हाटएवर। टेररिस्ट की जो डेफिनेशन आज की दुनिया में है, फ्रैंकली वो यही है कि यूएनओ और सबसे बड़ा अमेरिका बहादुर जिसको टेररिस्ट कहेगा, वो सारे देश उसको अपनी टेररिस्ट वॉच लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, जिसको टेररिस्ट
अमेरिका ने डिक्लेयर किया, कनाडा ने भी उसको उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो हमें भारतीयों को इस लेवल पे अब सोचना होगा, मतलब जो भारत में इसकी कंसर्न है, भारत में जो आपका क्वेश्चन है वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैलिड है, लेकिन मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ एज ए कैनेडियन कि भारत को अपनी जो लॉबी है, मतलब भारत की लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ तो चल जाती है इंटरनेशनली, क्योंकि दुनिया तंग आई हुई है पाकिस्तान से, ठीक है, तो वो दुनिया भारत की बात सुन लेती है और उनको नजर भी आता है कि कश्मीर में इन्होंने जुल्म किया, एक्सोडस ऑफ हिंदूस हुआ, सब कुछ हुआ, तो दुनिया इन बातों को किसी हद तक रिकॉग्नाइज कर लेती है। व्हेन इट कम्स टू खालिस्तान आइडियोलॉजी, अच्छा मैंने जैसे कहा खालिस्तान प्रोविंस बनाने की बात करने वाले जो लोग हैं उनके पास कनाडा या अमेरिका के लॉ के मुताबिक राइट है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये जो आइडियोलॉजी है ये वायलेंस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई है। ये सिंपल बात नहीं है, ये कोई सिंपल नहीं है जी हम सिर्फ एक देश बनाना चाहते हैं, भले से वो ना बना हो, लेकिन बात करने में तो कोई किसी का कुछ नहीं जाता ना, ख्वाब तो कोई भी दे सकता है ना। मैं भी कह सकता हूँ कि जी जो राम जी का शहर लाहौर जहां मैं पैदा हुआ था, तो भाई उसको एक अब अलग देश होना चाहिए। अच्छा अगर मैं इतना कह दूंगा कोई तकलीफ नहीं होगी, सब मुझे कुछ कुछ पागल कहेंगे, कुछ कहेंगे कि अच्छा तू तो बड़े स्टूपिड है, फलां है टीम है, तो ये। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि मैं वहां पे किसी को असला दूंगा, पैसा दूंगा, ठीक है, तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिनको भारत टेररिस्ट समझता है, अब भारत के पास इतनी बड़ी लाठी होनी चाहिए, हो सकता है आने वाले सालों में आ जाए, जिससे दुनिया शायद घबराती भी है कि भाई क्यों हम इसको इतना भी एम्पावर करें कि ये दूसरा चाइना बन जाए हमारे लिए, ठीक है। तो जब भारत के पास डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली इतना बड़ा स्टेक होगा कि जिस तरह अमेरिका जिसमें उंगली रखता है, कहता है ये दहशतगर्द है, पूरी दुनिया कहती है दहशतगर्द है, भारत भी कहता है जी ये दहशतगर्द है, इसी तरह अगर ये लाठी भारत के पास आएगी तो वो मतलब जिसमें उंगली रखेगा कि भाई ये दहशतगर्द है, कुछ में भारत ने रखी उंगली, दाऊद इब्राहिम पे रखी, हाफिज सईद पे रखी, वो दुनिया चूंकि उन लोगों से खुद भी जरा तंग थी, उन्होंने कहा ठीक है ये दहशतगर्द है। जिनसे तंग नहीं है दुनिया, ठीक है, उनको दुनिया नहीं मानेगी। तो ये फ्रैंकली ये अब आने वाले साल बताएंगे कि भारत कितना फर्दर स्ट्रांग होता है, कितनी उस ताहिर भाई ये बड़ा अच्छा इसमें जो बड़ा आप इंटरेस्टिंग जॉब कह रहे हैं। आपकी बात सुनता हूँ, इसमें जो आपका आइडियल सवाल है ना, जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है रियलिटी। मगर ये जो आपने जुमला कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, और चूंकि शायद दुनिया नहीं चाहती है कि भारत को दूसरा चाइना बनाया जाए, ये बड़ा खूबसूरत जुमला आपने कहा। मुझे याद आती है इससे ये बात कि इसको अगर आप करंट पॉलिटिक्स से जोड़ें तो जो अभी हालात चल रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल या इंडियन इंटरफेरेंस की बात कहा जाना कनाडा के अंदर, जो कि अब उसका रिजल्ट भी आ गया, इंक्वायरी भी आ गई कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये तमाम चीजें या कि तरह-तरह की अभी जो पीछे बातें आ रही हैं, इधर-उधर लीक की जा रही हैं इंडिया को लेकर, रॉ के फॉर्मर चीफ का नाम लेना या उसके कुछ एजेंट्स का नाम लेना, क्या ये सब उस लाठी तक न पहुंच पाने की कोशिश है, आपको लगता है, राइट ऑन द इलेक्शन टाइम, या कि उस प्रभाव को जो इन्फ्लुएंस इंडिया का ग्रो कर रहा है उसको कहीं पुश बैक करने की कोशिश आपको लगता है? हाउ डू यू लुक एट इट पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन, जहां अब ये लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मैं जोड़ दूं सवाल, क्या आपको ये भी लगता है कि कुछ लोग हैं बाहर से जो इंडिया के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए क्लियरली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लोग यहाँ के कनाडा से भी कर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे बहुत दुख है कि हमें ये इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक। अच्छा लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि इंडिया के खिलाफ नैरेटिव जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार 2014 से चल रही है, बहुत तेज हुआ है। मुझे तो कोई ऐसा महीना, ऐसा वीक याद नहीं कि जब भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ छपा ना हो। अब चूंकि उसी कंटिन्यूटी में अब भी छप रहा है, अब हमें लगता है कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं तो शायद खास तौर पर है, यकीनी तौर पर खास तौर पर भी है, मगर दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ फॉर द पास्ट 10 years।
मैं मतलब 10 साल की बात कर रहे हैं, अभी तो 10 साल से मोदी जी की सरकार है। आपको पता है मेरे शोज तो 2012 जनवरी से भारत में चलना शुरू हुए, बिकॉज उस वक्त हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। मैं तो 2012 से कह रहा हूं कि भारत जितना खर्चा एक बड़ी बॉलीवुड की मूवी बनाने पे करता है, उतना खर्चा वो एक टीवी स्टेशन खड़ा करने में अंग्रेजी में कर ले। आज तक भारत ने बात नहीं सुनी हमारी, ठीक है। अगर अच्छा वो भारत में क्या स्टाइल होता है कि अब अगर हम अंग्रेजी में भी कोई टीवी चैनल शुरू होगा तो वो भारत के स्टाइल का ही होगा, जो वहां पे जो देखिए ना, वहां की जर्नलिज्म मुख्तलिफ है। सैडली। वहां पे हम्म। आप स्क्रीन पे 10 लोगों को बिठा के वो जो मछली बाजार है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर अल हम्म। जजीरा जैसा, ठीक है, अल जजीरा रिच देश है, मगर भारत भी कम रिच नहीं है। दुनिया की अब मतलब 5वीं बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी बनने वाली है, तीसरी बड़ी भी चंद सालों में पड़ उम्मीद है। जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना भी होती तो तुर्की से कुछ छोटी इकॉनमी है, तुर्की एक छोटा सा मुल्क है एज कम्पेयर टू भारत, उनका टीआरटी टीवी स्टेशन खड़ा है, ठीक है। तो मतलब भारत में इतना पैसा तो एक जमाने में एक ब्यूरोक्रेट ही कॉन्ट्रैक्ट में खा जाया करता था, जितने से ये टीवी चैनल बनना, ठीक है ना। तो बिल्कुल। मतलब हम तो चीख चीख के, मैं तारिक फतेह जी चीख चीख के, वो बेचारे दुनिया में उससे चले गए, हमने भी एक दिन चले जाना है। तो हमें तो अपने लेवल पे अपनी भारतीय सिविलाइजेशन से प्यार है, हम तो अपने लेवल पे कहते हैं यार कि दुनिया का हर टेलीविजन, यहाँ चीन के 8 टेलीविजन है अमेरिका कनाडा में खड़े हुए, अच्छा भारत का एक भी नहीं है, ठीक। तो मतलब एक बिल्कुल। अगर जो हाई बजट बॉलीवुड मूवी वाला बजट भी अगर नहीं भारत की सरकार या भारत के लोग नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या गिला करेंगे हमसे। उनको तो खुद सोचना है ना बिल्कुल कि ठीक बात। दुनिया में जो नैरेटिव है अपना खुद बनाना पड़ता है। कोई किसी बेशक। कोई किसी का नैरेटिव लेके नहीं चलता। वो तो हम जैसे कुछ पागल लोग हैं, तारिक हो गए, जो हम चूंकि अपने दिल से ये इस नैरेटिव को हमने क्रिएट किया, हम समझते, अदरवाइज तो कोई नैरेटिव लेके नहीं चलता। जब तक आप खुद ही अपने नैरेटिव को लेके नहीं चलते। वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, मैं फ्रांस 24 देख रहा था, जर्मन डॉचे का देख लीजिए, अल जजीरा देख लीजिए, इनके चाहे न्यूज़पेपर्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, इन सब में ज्यादातर भारत के खिलाफ जो आर्टिकल्स होते हैं वो भारतीय नामों के होते हैं। और वो ज्यादातर लिखने वाले आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले वो कोट एंड कोट हिंदू नामों वाले लोग हैं। वो मतलब जेम्स कम होगा, बिल्कुल आज मेरी। बैनर्जी ज्यादा बिल्कुल। होंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब जो वो लोग, अच्छा हम, बिल्कुल। मैं तो उनसे भी गिला नहीं करता। गिला गिला हम्म। किसी से क्यों करा, जिसका जो कर्मा है उसने करना है। आपका यानी भारत का क्या कर्मा है, भारत ने इस नैरेटिव बिल्कुल। को कायम करने के लिए क्या किया। देखिए ना, आरएसएस, मैं उनका फैन हूं, मैं उनका दोस्त हूं, ठीक है। आरएसएस के बारे में यहाँ पे इतना बुरा नैरेटिव है, इतना बुरा परसेप्शन है। कभी आरएसएस ने कोई अंग्रेजी में बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री दी है हमें। मैं आरएसएस से कहते कहते थक गया कि यार आप कब तक वो गम गिला कर, मेरा भी है ठीक है नहीं। ताहिर अच्छा भाई। वो दुख जो आप कह रहे हैं जी वो दुख मेरा भी है। और आपको याद हो सालों पहले हमारी बातचीत हुई थी जब आपने जी हमारे यहाँ पे जो इस्लाम को लेकर भी बहुत बात आपने की थी कि जी जी कैसे जी जी, काम किया जा सकता है कैसे और रिफॉर्म किया जा लोगों को सकता रिफॉर्म। जी, जी, बेशक वो सारा प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है। और सैडली उस लाइन पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वो बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट आपने बनाया था। बहुत है। जी बहुत जी जानदार प्रोजेक्ट मैं उसको मानता हूँ कि उसमें बहुत दम है अगर उस पे काम किया जाए। तो सब दुःख होता है। चलिए मैं अब आगे इस बात को लेकर चलते हैं और हम आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ को थोड़ा-सा। और अभी आप कैसे देखते हैं कि हाल ही में वहाँ पर जो एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और समधी जी को लाकर वहाँ बिठाया गया है अचानक। आपको क्या लगता है कि एक ऐसी पोस्ट जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं लॉज़ में, उस पे उनको लाकर बिठाया जाना, इसके पीछे एक रीज़न क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये तो एक पोस्ट क्रिएट की गई है ना, मुझे ये नहीं पता उसकी टेक्निकलिटीज कितनी लीगल है या नहीं लीगल है। हुँ, आर्मी चीफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान चलाएगा, ये तो कोई पोस्ट नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी भी नहीं है। तो जो पोस्ट नहीं है वो हुँ, सबसे ताकतवर पोस्ट है जिस देश में। तो कोई पोस्ट क्रिएट तो हर की ही जा सकती है,
उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन दी ही जा सकती है। पाकिस्तान में कोई भी पोस्ट हो मैटर नहीं करती, एक ही पोस्ट मैटर करती है जो अनसीन है, वो है आर्मी चीफ की पोस्ट। ठीक है, बिल्कुल, आर्मी बिल्कुल। चीफ की पोस्ट, आर्मी चीफ के अलावा ऑफिशियली कुछ नहीं है, मगर इनफैक्ट वही पाकिस्तान में सबसे बड़ी पोस्ट है, वही सरकार चलाती है, वही इकॉनमी चलाती है, वही फिल्में बनाते हैं, हुँ, वही सीरियल बनाते हैं, वही जंग हुँ, पे जाने का ऐलान करते हैं और जंग से भाग के आ जाते हैं, वही ऑपरेशन करते हैं बलूचिस्तान में, वही लोगों को लापता करते हैं, वही जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी हो जैसे तहरीक इंसाफ है, उसको जितनी चाहे सीटें वो दिलवाएं। और नवाज शरीफ ने चूंकि एक बार कह दिया था इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, कि नवाज के मोदी साहब और पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो ये एक पहली बार पाकिस्तान के किसी हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से भारत के हेड ऑफ द स्टेट के लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड था, तो उनको वो सीटें नहीं दिलवाई आर्मी ने। तो बिल्कुल। आर्मी जो है वो वहां पे पोस्ट पाकिस्तान में कोई मैटर नहीं करती, पोस्ट एक ही मैटर करती है जो किसी को नजर नहीं आती अपेरेंटली, वो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है हुँ, चीफ हुँ, ऑफ द आर्मी स्टाफ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। एक दफा मुशर्रफ ने या पता नहीं किसने अपने आप सीईओ को चीफ एग्जीक्यूटिव कह भी दिया था, और वो ठीक कहा था उन्होंने। मुशर्रफ ने सीईओ का हाँ टाइटल दिया था अपने को, हाँ, बिल्कुल। तो हुँ, हुँ। उसने ठीक किया था, मैं मतलब उसने सही एक रेफरेंस बना दिया था कि असल में चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का जो है ना, वो पाकिस्तान का आर्मी जनरल होता है, चीफ द आर्मी स्टाफ होता है। हाँ, तो उसने वो एक दफा हुँ, ये पोस्ट या पोजीशन क्रिएट की थी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम हुँ, कि एटलीस्ट उसने वो क्लैरिटी कर दी थी कि भाई ये है हाँ, असल में चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वो जो हुँ, चीफ हुँ, एग्जीक्यूटिव है, हुँ, सीईओ है पाकिस्तान का, वो हुँ, पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ होता है, जो भी होगा। तो हुँ, हुँ, अब उसमें हुँ, अगर समधी साहब आए हैं, तो वो तो हुँ, नवाज शरीफ की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, अब वो ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या करें, इनको कोई ना कोई तो इंटरनल अपनी स्पेस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्शन करना ही पड़ता है। तो राइट। ये बहुत सेकंड लेवल की लेयर है पॉलिटिशियंस की। इनके बीच हुँ, में, आर्मी के और इनके बीच में एक और लेयर है, वो है ब्यूरोक्रेसी की लेयर, जिसको आर्मी हुँ, डायरेक्ट कंट्रोल, चूंकि आर्मी हुँ, को पता है हुँ, कि भाई किस ब्यूरोक्रेट को किस जगह पे रखना है, तो वो बीच में हुँ, कोई ना हुँ, कोई डिस्ट्रप्शन होती है, तो फिर आर्मी उसको मैनेज कर लेती है। 9 मई का जैसे वाकया है या इस तरह, तो आर्मी इज कैपेबल ऑफ कंकरिंग देयर ओन कंट्री 24/7, भले से वो तालिबान से जूते खा ले, भारत से जंगे हार जाएं, लेकिन अपने देश हुँ। को फतह करने में पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है। तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो पोस्टें हैं ये आनी जानी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आखिर के 2 सवाल आपसे और पूछूँगा जी इसी बारे में। एक जो पाकिस्तान रिलेटेड है, क्योंकि टाइम भी आपने बहुत ले लिया है। एक कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो आपने अब बताया, आपको क्या लगता है कि अब इमरान खान का क्या फ्यूचर है? और फॉर दैट मैटर इस गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर है? देखिए, आपको लगता है चलेगी टेन्योर अपना पूरा लेके? इन दोनों पार्टियों का ये जो इस वक्त कोलिशन पार्टी है जिनकी सरकार चल रही है, और इमरान खान, भारत पॉपुलर जमात है उनकी, इन दोनों का हुँ, फ्यूचर भी आर्मी के फ्यूचर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये जितना मर्जी पॉपुलर हुँ, बनते, ये जितने मर्जी हुँ, डिलीवर करने की बात करते फिरे, आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी शुरू दिन से, और खास तौर पर जियाउल हक के जमाने से हुँ, लेकर आज तक, वो तो कैरी लोगर बिल आ गया जिसकी वजह से डायरेक्ट नहीं आते, वैसे भी उनको समझ इतनी आ गई कि हमें डायरेक्ट आने की क्या जरूरत है, हमें मतलब दही जमा के बेचने की क्या जरूरत है जब दूध पूरा का पूरा डायरेक्ट ही बिक सकता है। तो वो तो अब इस फिलॉसफी पे बिल्कुल। काम, ठीक है ना, तो उनको हुँ, उनको सूट करता है। तो इनका जो फ्यूचर है, इन हुँ, पार्टियों का कोई फ्यूचर नहीं है, जो फ्यूचर पाकिस्तान आर्मी का है वही इनका है। हुँ, पाकिस्तान आर्मी का फ्यूचर और पाकिस्तान का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। ये देश पाकिस्तान आर्मी के लिए बना था इनफैक्ट, और ये पाकिस्तान आर्मी बहुत खूब। का ही देश है, बाकी तो इसमें खाम खा रह रहे हैं। अच्छा, ये बात सबको पता है। हुँ, अब देखिए, इमरान खान की पार्टी के फ्यूचर के हवाले से बात कर लेते हैं, वो आजकल बड़ी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, एंटी हुँ, आर्मी नजर आती है, वो भी कहने हुँ, की हद हुँ, तक है। आज पाकिस्तान आर्मी उनको हुँ, अपनी ग्रुप में वापस बिठा ले तो हुँ, बैठने को तैयार होंगे, लेकिन चूंकि इमरान खान की जो नार्सिसिस्ट है वो इतना ज्यादा है, उसका ये हुँ, ख्याल है कि मैं कोई पता नहीं प्ले बॉय तो हुई हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ पता नहीं कोई कितना बड़ा मसीहा हूँ,
तो मतलब पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ, अच्छा पाकिस्तानी अवाम उसके साथ है, मेजोरिटी, सारी नहीं मेजोरिटी, लेकिन वो पाकिस्तानी अवाम भी वैसी है जैसी इमरान खान है, जितना वो कंफ्यूज है उतनी अवाम कंफ्यूज, ठीक है, वो एक साथ ही है। पाकिस्तान का अगर एक वर्ड में कोई मैं डिस्क्राइब करूँ ना, तो वो है कंफ्यूज। ये कंफ्यूज नेशन भी कंफ्यूज, सिस्टम भी कंफ्यूज, देश भी कंफ्यूज। कंफ्यूजन इज द वन हॉलमार्क टू, कीवर्ड। कीवर्ड टू डिस्क्राइब पाकिस्तान। मतलब इधर इस्लाम भी होगा, वो कहता है हाँ मैं प्ले बॉय हूँ, इधर उसके हाथ में तस्बीह है, वहां से वो उसकी बीवी भी है, 4 और औरतें साथ हैं। मतलब कोई अगर प्ले बॉय होता है तो सिंगल होगा तो प्ले बॉय होगा ना, और आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो मतलब इस तरह का वो देश है, कंफ्यूजन है। इधर से वो अल्लाह के वली भी हैं, उधर से वो प्ले बॉय भी हैं। जैसे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े लिबरल्स हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो एक तरफ शराब पी रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना सूर का गोश्त का सैंडविच खा रहे थे, इस्लामी मुल्क बना रहे थे। उसके बाद दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा लिबरल लीडर है जुल्फकार अली भट्टो। उसने कहा जी हाँ जी मैं शराब पीता हूँ, मैं बहुत लिबरल हूँ। उसने कहा जी अहमदी नॉन मुस्लिम्स होते हैं, मैं इस्लामिक बम बनाऊंगा, ये लिबरल। फिर तीसरा बड़ा लिबरल ये इमरान खान आया, ठीक है। तो ये जो पूरे का पूरा सीन पार्ट है, ये यूं ही चला आ रहा है, इसने इसी तरह ही चलते रहना है। अब आपके सवाल को थोड़ा सा लंबा मैंने खींच लिया कि ये जो समदी वमदी है, ये जो सारे का सारा सीन पार्ट है, ये सब दिखावे की बातें हैं। पहले होता था अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका, 3A होते थे पाकिस्तान के, ठीक है। तो आज भी वही 3A है। बीच में से अमेरिका कहीं उसने तलाक दी थी, इनको डाइवोर्स किया था पाकिस्तान को, तो फिर वो मतलब ऑन बोर्ड आ जाते हैं, क्योंकि उनको जरूरत होती है, 250 मिलियन लोगों का देश है। तो मतलब वो कहते हैं चल इनको थोड़ी सी हड्डी डालते रहे, IMF को कह दिया दे दो, आज 1.1 बिलियन दे दो, फिर दे देंगे, शिकंजा भी इनके ऊपर रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान, इससे बियॉन्ड पाकिस्तान कुछ नहीं है। आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ फिर जी आपसे, और वो है पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर। हाउ डू यू लुक एट इट? क्योंकि अब ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, आपने 1.1 बिलियन की बात की, जो जी स्टैंड अलोन एग्रीमेंट जो था इनका पिछले साल वाला, तो वो पूरा हो गया है, उसकी लास्ट किस्त आ गई है। अब ये बात करने जा रहे हैं वो कुछ क्लाइमेट फंड को जोड़ के बांग्लादेश की तरह से, और 6 से 8 बिलियन की कुछ डिमांड कर रहे हैं, विच आई बिलीव कि आईएमएफ उनको जो भी शर्तें जो भी लगाए, लेकिन दे ही देगा कुछ ना कुछ। और मगर आपको क्या लगता है कि ऐसा मुल्क जिसमें इकोनॉमिकली आने वाले 3 सालों में जो उसकी देनदारी है वो रफली 75 बिलियन है, और ये 75 बिलियन में भी आप ये देखिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कोई काउंट ही नहीं करता है, यानी कि वो रफली करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का आज की तारीख में कोई 10 के आसपास का है, 10 बिलियन करीब करीब पर एनम। तो वो अगर आप लगा लीजिए 3 साल में, तो 30 वो भी लग जाते हैं, जिसकी कोई बात ही नहीं करता है, उसको कैलकुलेट ही नहीं करता है, विच मेक्स इट अबाउट 105 बिलियन इन 3 years। मुझे ये नहीं समझ आता, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच इन्वेस्टमेंट कम्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्यों आईएमएफ क्या लोन दे देगा, ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं, रिकॉर्डिक सिर के बड़ खड़ा हो जाए, और रिकॉर्डिक पे मैं आपसे स्पेशली भी बात करता ही हूँ इसके साथ में, तो ये भला सर्वाइवल कैसे है? मुझे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 साल बाद ही ये इकोनॉमिक सर्वाइवल भला कैसे इस पर न भूलिए, 1 से 1.5% की ग्रोथ की बात की जा रही है जो ऑफिशियल है। मैं नहीं जानता उसमें कितना मिसकैलकुलेशन होता है या गड़बड़ की जाती है, और 3.5% पर आप ग्रो कर रहे हैं, मतलब जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, 3.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ, 1.5% की जीडीपी की ग्रोथ, एंड देन यू नो 105 बिलियन आपको जो टोटल पे करना है 3 साल में। हाउ डज इट वर्क? देखिए, आपने बात की कि 75 बिलियन से 100 बिलियन तक तो इन्होंने देना है। अब अगर किसी को कुछ देना हो तो उसको फिक्र होगी ना। इन्होंने तो किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, 200 बिलियन डॉलर हो जाए, देना तो है नहीं, क्योंकि दे सकने के ये काबिल ही नहीं है, इनके पास उसकी पसली नहीं है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकली कैसे इकोनॉमिकली ये देश चलेगा? देखिए, अब तक इतना मैस किया है इकोनॉमिकली भी इस देश ने, कि अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया जब तक ये ऑर्गेनिक इकोनॉमी वहां पे बिल्ड ना हो। अब ऑर्गेनिक इकोनॉमी किसी भी देश की कैसे बिल्ड होती है? वहां के बिजनेसमैन से, वहां की कंज्यूमर मार्केट से, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के आने से, ये सब तालमेल होता है जिससे ऑर्गेनिक इकोनॉमी जाती है। जो पाकिस्तान का अपना बिजनेसमैन है, उसकी इच्छा है कि उसकी फैक्ट्री बांग्लादेश में लग जाए, मलेशिया में लग जाए, इंडोनेशिया में लग जाए, उसका पैसा पाकिस्तान से बाहर निकल जाए,
जो जिसके पास पैसा है पाकिस्तान में, जो बिजनेसमैन है, वो तो ये ख्वाब देख रहा है। अब ये उल्टा बाहर की इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं। जो अंदर की इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो बाहर को निकलने को बेचैन है। वो निकल भी रही है जितनी निकल सकती है, जरा उन्होंने रास्ते निकलने के बंद किए हुए। जिस देश में 20% प्लस की इन्फ्लेशन होगी, अगर मेरा पैसा आज 1 लाख पड़ा है, 30%, ठीक है 30%। ना, ठीक है, अगर मेरा हम्म, पैसा 1 लाख पड़ा हुआ है तो वो 4 से 5 साल में जीरो हो जाना है। तो बिल्कुल कौन पाकिस्तान में अपना पैसा रखना चाहेगा? ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की जैसे तैसे भी ये इकॉनमी जो चल रही है वो पैरेलल इकॉनमी चल रही है। जो भी मतलब है, थोड़ी बहुत लोग, ज़ाहिर है लोग जी रहे हैं, 250 मिलियन रह रहे हैं, सांस लेना है उन्होंने। कोई अपनी जायदाद बेच रहा है, कोई अपना सोना बेच रहा है, कोई अपना कारोबार बेच रहा है, तो अपने अपने निज़ाम को चला रहा है, तो इकॉनमी चल रही है। अब ये जो सरकार है, पीडीएम की सरकार शहबाज शरीफ की सूरत में, ये इमरान खान की निस्बत कॉम्पिटेंट सरकार है, ये मैं मानता हूँ। ये कोशिश कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए नहीं, क्योंकि इनकी बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की इनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, जरदारी फैमिली हो इनकी, तो इनकी ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनकी कैबिनेट के और आर्मी के बड़े बड़े लोग, ये सब इस चक्कर में है कि भाई किसी तरह से हम इसको अब थोड़ा सा आसरा दें। अब रिवाइव करने की मैं बात नहीं कर रहा। देखिए, रिवाइव करने के लिए आपको एक बिजनेस मॉडल चाहिए होता है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बिजनेसमैन थोड़ा छोटा मोटा हूँ, तो मुझे ये पता है कि अगर पाकिस्तान आज भी चाहे कोई अक्ल से काम ले तो अपनी इकोनॉमी को भी इवन ये रिवाइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये नफरत की बातचीत खत्म करें, दिल से ये तौबा कर लें कि हमने अफगानिस्तान, ईरान, भारत के खिलाफ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यकीन कीजिए, सिर्फ इस एटीट्यूड को चेंज कर लेने से इनकी इकोनॉमी का रिवाइव होना इमीडिएटली शुरू हो सकता है। सिंपल सी बात है, मतलब। लेकिन ये अक्ल इनको समझ आती है, मैं ये नहीं कहता कि ये इनको समझ नहीं आती, मगर इसकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट समझते हैं वहां के स्टेक होल्डर्स, वो उसको टच नहीं करना चाहते। हालांकि जनरल बाजवा ने एक जमाने में, जब वो इससे पहले के जनरल थे, उसने जियो इकोनॉमी की बात की थी। इनको ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कोई भाषण दे रहा हूँ और इनको नहीं पता और मुझे बहुत पता है। इनको मुझसे ज्यादा पता है, बिकॉज दे आर इन द गेम, आई एम जस्ट ऑब्जर्वर, यप वॉचर। ठीक है, इनको पता ट्रू है। लेकिन ये, आई डोंट नो कि ये क्यों अपने आप को दुबई नहीं बना सकते। देखिए ना, दुबई ने आज से 35-40 साल पहले जब ये तय किया कि हमने एक ओपन मार्केट बनना है, तो उन्होंने वो सारी लिबरलाइजेशन धीरे 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 करना शुरू कर दी। तो इनको क्या तकलीफ है लिबरलाइजेशन में? ठीक है, वो नहीं किया। यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, जैसे उनके यहाँ खाना जंगी रही आपके बोस्निया में, क्रोएशिया में, दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग देमसेल्व्स। बांग्लादेश आपके सामने मिसाल है, मार खाई पाकिस्तानियों से इतनी उन्होंने, तो ठीक है वहां इश्यूज है, मगर बस उन्होंने जबरदस्त। किया। भारत इटसेल्फ, जो भारत 80s का है, वो आज का भारत वो नहीं था। तो सोचा जब नहीं जा सकता बिल्कुल। ठीक जब ये सारी चेंजेस इर्द गिर्द है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है? कश्मीर की राग अलापना बंद करे, सीधा सीधा एक लिबरल समाज धीरे धीरे उसको बनाना शुरू करे। लिबरल से मेरी मुराद ये नहीं कि आइडियोलॉजी में, लिबरल से मेरी मुराद ये इकोनॉमी में। तो लेकिन ये नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है ना, वो ब्लीक है, बहुत ब्लीक है। अगर ये करना चाहें, अपने आप को ओपन अप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं ये कर नहीं पाएंगे। इनकी बहुत सारी हिंड्रेंस, इनकी आइडियोलॉजी की हिंड्रेंसेस हैं, इनके ब्लॉकर्स लगे हुए इनके दिमागों में। ठीक है, दुनिया में पैसा आता है जाता है दिमागों की वजह से जाता है। जो हमारे ब्रेन होता है ना, उसकी वजह से कारोबार होते हैं, और कोई और साइंस नहीं होती। ब्रेन इटसेल्फ इज अ साइंस। तो ब्रेन नहीं है वहां पे। ब्रेन तो यही होगा ना कि भाई हम ये एक्चुअली जो जी, हम भारत से दिखावे की बात ना करें, हम एक्चुअल बात करें भारत से कि यार ये टेररिज्म का रास्ता हमने बंद किया। जो आपको चाहिए, एक दो लोग में आपको सैंपल के तौर पर दे भी देते हैं, तो चलिए खत्म कीजिए, इस पे कोई बात नहीं होगी। कश्मीर पे ठीक है, हम ये नहीं कहते हम सरेंडर करते, बात ही नहीं करेंगे आपसे कुछ अर्से तक के लिए। ठीक है, तो दे आर नॉट ऑन देयर ऑन पाथ, सो देयर इज नो होप फॉर पाकिस्तान
बेटरमेंट अगर इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा, मैं आपके क्वेश्चन को प्रिसाइजली एक जुमले में अब एड्रेस करता हूं, अगर इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती रही तो डेफिनेटली ये तमाम तर जो इनको जो मिल रहे हैं पैसे, इसके बावजूद इनके ऊपर बर्डन और बन जाएगा। आज अगर 100 बिलियन देना है तो 3 साल बाद ये 150 बिलियन हो जाएगा। ठीक। ताहिर भाई, मेरे ख़्याल से सवाल तो और भी हो सकते हैं आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि वक़्त बहुत हो गया है और ज़िंदगी रही तो एक बार फिर से इन तमाम मसलों पे बात होती रहेगी हमारी। आपका आज के वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।